हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 4th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एनसीईआरटी का 5th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सिलेबस आपका चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग 5th एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। ठीक है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए। देखिएगा ध्यान से, कैसे चेक करेंगे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें जो पहला वाला कॉलम होगा वो एक्स का होगा, दूसरा वाला होगा वाई का। अभी देखिए, इस एक्स के आगे कुछ लिखा नहीं है, इस एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसके आगे हम लोग 1 मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले वाले कॉलम में 1 और 2 रख देंगे। ठीक है, जो कि x का कॉलम था। फिर देखिए, y के आगे यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 3 रख देंगे। ओके, अब मैं इन दोनों x y को हटा दूंगा, काम हो गया इन दोनों का। अब ये जो मैट्रिक्स बना है a है ना, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ये जो मैट्रिक्स a बना है इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, 3 1 जा 3, बीच में माइनस, 2 2 जा 4 है ना। इस 1 को 3 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं, इस 2 को 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आता है। 3 में से 4 घटाइए, -1 आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया? -1 आया। ये मैं कह सकता हूँ क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं है, -1 है ना, 0 थोड़ी ना है। तो जब 0 नहीं आएगा, जब 0 नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। जब 0 नहीं आएगा तब, 0 आएगा तब क्या करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में देखा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखिए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तब कह देंगे कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। लेकिन जब 0 आ जाएगा तब ये मत बोलिएगा कि इनकंसिस्टेंट है, तब ये नहीं बोलना है कि इनकंसिस्टेंट है, वहां पे और भी चेकिंग करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, पूरा देखिएगा। 0 जब नहीं आया तो कंसिस्टेंट, लेकिन जब 0 आएगा तब इनकंसिस्टेंट नहीं बोलना है, वहां पे हम लोग और भी चेकिंग करेंगे। क्या करेंगे? चेकिंग करेंगे। मैं वो चेकिंग आपको आने वाले कुछ समय में बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस x के आगे 1 है, इस y के आगे 1 है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। फिर हम लोग ए मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? बहुत ही सिंपल है, इस 2 और इस 1 को लिख देंगे, 2 और 1 पहले कॉलम में। अब देखिए, इस y के आगे कुछ नहीं है, नहीं 1 है, लेकिन यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बना है इसका डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में सिखा दिया है। डिटरमिनेंट जो है ए का वो 0 नहीं आया है ना, 0 नहीं आया यानी कंसिस्टेंट है। 3 आया ना, तो ये कंसिस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिटरमिनेंट हो सकता है 0 आए, इसके आगे 1 है। यहाँ पे हम लोग पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पहला वाला कॉलम एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 और 2 लिख देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 और 6 लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ए का डिटरमिनेंट निकालिए। जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो डिटरमिनेंट ए का इसमें 0 आ गया, यानी हमें और भी चेकिंग करनी है। ठीक है, हमें और भी चेकिंग करनी है। ओके, अब देखिएगा, जब ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा ना, उस केस में क्या करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। हम लोग 2 और मैट्रिक्स बनाएंगे, ax बनाएंगे और एक ay बनाएंगे। 2 और बनाएंगे, ax और ay। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x, यहाँ पे लिख रहा हूँ y, यहाँ पे लिख रहा हूँ x, यहाँ पे y। अब देखिएगा, यही क्रूशियल स्टेप है। ax है ना, ax है, तो ये जो 1 2 लिखा है ए वाले मैट्रिक्स में, इस ए वाले मैट्रिक्स में ये 1 2 3 6 लिखा है। ओके, एक काम कर रहा हूं, मैं ये सर्कल्स मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मैं इस 1 3 2 6 को लिख दे रहा हूं, 1 3 2 6।
अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ax बोल रहा है, ax, ये जो पहला वाला x वाला कॉलम था ना, इसे मिटा के लिख दीजिए, ये जो 5 और 8 है उनको। जब ax बोलेगा तो आपको x वाले कॉलम को हटाकर 5 और 8 लिख देना है। अब फिर से लिखिए 1 3 2 6 ay में 1 3 2 6, ठीक है। अब क्योंकि ay आ रहा है, इसका मतलब आपको y वाला कॉलम मिटाना है, तो y वाला कॉलम मिटा देंगे और क्या लिखेंगे 5 और 8, ठीक है। अब इस ax का डिटरमिनेंट निकालिए, ax का, ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, गलती से 2 लिखा गया था, 3 होगा, ठीक है। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। जब ay का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -2। आप देख सकते हैं ना तो ये 0 के इक्वल है, ना ही ये 0 के इक्वल है। इस केस में अगर या तो ये 0 के इक्वल ना हो या तो ये 0 के इक्वल ना हो, दोनों में से कोई भी अगर एक 0 नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इफ either determinant of ax is not equal to 0 or determinant of ay is not equal to 0, this will imply system is inconsistent, okay। आपको या नहीं ax निकालना है डिटरमिनेंट और ay का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर दोनों में से कोई भी एक, हालांकि यहाँ पे तो दोनों ही 0 नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक अगर 0 नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन if both ax का डिटरमिनेंट एंड ay का डिटरमिनेंट आर 0, यानी अगर दोनों 0 हो गए तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा। याद रखिएगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, दोनों अगर 0 हो गए तब, ओके। तो ये है स्टेप। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही 0 नहीं आ रहे हैं तो ये सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, अब इस 3x3 वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो सिमिलर मेथड, पहले ए बनाएंगे। ए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इस बार 3 कॉलम आएंगे, x, y और z। तो इस x के आगे 1 है, इस y के आगे 1 है, z के आगे 1 है, तो 1 2 और a, 1 2 और a। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, फिर 3 है 3, फिर a है a, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। अब देखिए 2a है तो 2a लिखेंगे, ठीक है। अब इस a वाले मैट्रिक्स का आप लोग डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा। डिटरमिनेंट आप लोग निकालना सीख चुके होंगे अब तक, ठीक है। इस a मैट्रिक्स का जब आप लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो स्मॉल a आएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। निकाल के आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इस स्मॉल a का जो कैपिटल A का जो डिटरमिनेंट है वो स्मॉल a आएगा। तो स्मॉल a तो 0 नहीं है, और जब 0 नहीं आता है डिटरमिनेंट तो हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। बात समझ आई? जब a का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तब कंसिस्टेंट कहते हैं, याद रखिएगा। हमेशा सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकाला करिए, अगर वो 0 नहीं आए तो सीधे सीधे कंसिस्टेंट, लेकिन जब 0 आ जाएगा तो और भी चेकिंग करेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, ये पहले बात स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपको समझ आ जाएगा। पहले 3x है, मैं 3x लिख रहा हूँ, फिर -y है तो मैं इसे -1y लिख दे रहा हूँ, फिर -2z है तो -2z इक्वल टू 2, फिर 2i है, z है, x नहीं है तो मैं 0x लिखूंगा, फिर 2i प्लस 2i, फिर -z है तो यानी -1z इक्वल टू -1, फिर देखिए 3x है तो मैं 3x लिखूंगा, फिर 5y है लेकिन आगे माइनस है तो -5y, z नहीं है z तो 0z इक्वल टू 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो हम लोग यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स बनाइए, ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो 3 0 3 आएगा, 3 0 3 पहले वाले कॉलम में। फिर देखिए -1 है, -1, फिर 2 है तो 2, फिर देखिए -5 है तो -5, फिर देखिए -2 है, -2, फिर देखिए -1 है तो -1, फिर देखिए 0 है, 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑप्शन को मैंने दिखाया बस, ठीक है। यहाँ पे 0 मिट गया था गलती से, मैं लिख दे रहा हूँ उसे। अब इस ए मैट्रिक्स का आप लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जब ए मैट्रिक्स का आप लोग जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग निकाल के। अब मैंने बताया था अगर 0 आया तो फिर आपको और भी चेकिंग करनी है। और चेकिंग क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ax निकालेंगे, फिर ay निकालेंगे, फिर az भी निकालेंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे az क्यों निकालेंगे भाई? अरे भाई इससे पहले 2 ही वेरिएबल थे, लेकिन इस बार 3 वेरिएबल हैं, x y z, 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं तो ऐसे 3 मैट्रिसेस बनाने होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पहले मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर मैंने मैट्रिक्स ए बनाया, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाला तो 0 आया। और जब 0 आ जाता है तो हम लोग ax, ay और az भी निकालते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। अब जब ये आप बना लेंगे तो ये 3 0 3 -1 2 -5 ये सब में भर दीजिए। 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0 सब में भर दीजिए। 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा क्योंकि यहाँ पे x की बात हो रही है तो आपको पहला वाला कॉलम मिटाना होगा, यहाँ y की बात हो रही है तो दूसरा वाला कॉलम मिटाना होगा, यहाँ z की बात हो रही है तो तीसरा कॉलम मिटाना होगा। तीनों कॉलम में रखेंगे क्या, यही 2 -1 और 3, 2 -1 और 3, यहाँ पे भी 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। स्टेप समझ में आ रहा है आपको? अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ax का जब आप लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 35, जो कि 0 नहीं है। ay का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा -3, ये भी 0 नहीं है। az का जब आप लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा -6, ये भी 0 नहीं है। तो तीनों ही 0 नहीं है। हालांकि मैंने बताया था अगर कोई भी एक 0 नहीं आया तो आप तुरंत बोल दीजिएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये है मेथड। कोई भी अगर एक नॉन जीरो है इनमें से, इन तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो है यानी 0 नहीं है तो इनकंसिस्टेंट बोल दीजिएगा। लेकिन अगर तीनों के तीनों 0 हो गए तो कंसिस्टेंट बोलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? छठा क्वेश्चन आइए। छठा क्वेश्चन क्या है, 5x - y है तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, ठीक है। और कहीं तो है नहीं ऐसा। फिर से ए मैट्रिक्स निकालेंगे, सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। 5 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 5, ओके। फिर देखिए -1 है, फिर 3 है, फिर -2 है। पहले -1 3 फिर -2, -1 3 -2, ओके। फिर 4 5 6 है, 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा आप लोग। निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 51, जो कि 0 नहीं है। और जैसे ही डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया पहले वाले केस में, तुरंत बोल दीजिए कंसिस्टेंट है, ओके। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी सॉल्व करना है, ओके। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहले भाई ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स में भाई कोएफिशिएंट लिखते हैं जो जैसे अभी लिख रहे थे, 5 और 7, यहाँ पे 5 और 7 आ जाएगा। फिर 2 और 3, 2 और 3 आ जाएगा, ओके। अब देखिएगा
उसके बाद हम लोग एक और मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल एक्स। इसमें वेरिएबल्स हो रखते हैं, कितने वेरिएबल हैं, 2 ही ना, एक्स और वाई। फिर एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका नाम बी रखते हैं। इसमें पता क्या रखते हैं, ये 4 और 5, राइट हैंड वाले 4 और 5, इसे मैंने रख दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स बनाना है जैसे बनाते थे ऑलरेडी, फिर एक्स बनाना है, इसमें वेरिएबल्स को रखना है एक्स और वाई, फिर एक बी बनाना है, बी में ये 4 और 5 रखना है। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मैं कह सकता हूं इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपके सामने वो लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी आपको इस बार इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। और इनवर्स निकालना मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियो में सिखा दिया है। अगर मैं इस वाले एक्सरसाइज में हर एक का इनवर्स निकालना सिखाया तो कम से कम इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 घंटा और लगेगा, मतलब ये वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा। हालांकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स निकालने का एक ट्रिक होता है, मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन ये ट्रिक बस 2x2 के लिए ही एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। 3x3 पे नहीं अप्लाई करिएगा, पहले मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। ट्रिक कहता है ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले 1 लिखिए, डिवाइड का साइन लगाइए, उसके बाद इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिख दीजिए। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा 1, निकाल के आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर ऐसे मैट्रिक्स का ब्रैकेट बनाइए। अब देखिएगा ये जो 5 और 3 लिखा है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 3 और 5 कर दीजिए उल्टा। पहले 5 3 था तो अब 3 5 हो गया, पहले 5 3 था अब 3 5 हो गया, उल्टा करना है। इस 2 और 7 को एज इट इज लिखिए, 2 और 7, लेकिन इनके आगे माइनस साइन लगा देना है। बात समझ आ रही है? इस 2 और 7 को ऐसे ही लिखकर आगे माइनस साइन लगा देना है, ये आपका इनवर्स हो गया, सिंपल, तुरंत निकल आएगा। अच्छा देखिए ये 1 by 1 है ना, तो 1 by 1 मतलब 1 नहीं होता, तो लिखने क्या जरूरत है, मत लिखिए, ये आपका फाइनली इनवर्स आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 3 - 2 - 7 5। ये इनवर्स, फिर b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू थी 4 5, यानी अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा दे रहा हूँ फिलहाल, अगले वाले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। तो ये जो पहला वाला रो है ना, ये पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला रो पहले वाले कॉलम से। ठीक है, तो देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई होगा। ये पहला रो है, ये पहला कॉलम है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 12। फिर ये -2 5 में मल्टीप्लाई होगा तो -10 आएगा। ठीक है, अब मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं। तो मैंने पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाले रो की भी तो बारी है, इस वाले रो को मैं इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यानी ये वाला रो इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो -7 4 जा -28, 5 5 जा 25, +25। बात समझ आ रही है आपको? इस लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ, अब आपको आ गया होगा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो घटा लीजिए, x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2 -3, माइनस करने के बाद x की वैल्यू क्या थी, x और y, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x और y, यहाँ पे लिखूंगा 2 और -3। क्लियरली दिख रहा है मुझे, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो बात समझ आ रहा है आपको? पहले a बनाना है, फिर x बनाना है, फिर b बनाना है, फिर ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी a इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। a इनवर्स मैंने ट्रिक से निकाल दिया।
ठीक है, नॉर्मल तरीके से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अदरवाइज। तो ए इनवर्स की मैंने वैल्यू पुट की, फिर बी की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर मैंने ये लिखा, फिर एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू -3 आ गई। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है, लेकिन इस वाई के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लीजिए, तब आसान लगेगा। फिर से भाई ए बनाना है, तो आई थिंक अब तो आपको ए बनाना आ गया होगा। 2 3 -1 और 4, ये आएगा आपका ए। फिर आपको एक्स लिखना है, एक्स मतलब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, वेरिएबल मैट्रिक्स। फिर आपको बी लिखना है, बी मतलब -2 और 3। ठीक, तो ए का इनवर्स निकालते ही हैं हम लोग। ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, पहले 1 लिखिए, फिर डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आएगा 11। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। फिर इस 2 और 4 को उल्टा कर देते हैं तो 4 और 2 हो जाएगा। फिर इस -1 के आगे माइनस लगाएंगे तो +1 हो जाएगा, इस 3 के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये आपका इनवर्स आ जाएगा ट्रिक की मदद से। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इक्वल टू ए इनवर्स मतलब ये, यानी 1/11, 4 -3 +1 2। बी का वैल्यू था -2 और 3। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 1/11 को बाहर ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो ये x इक्वल टू जाएगा 1/11। जब आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा -5 और 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाऊंगा क्योंकि ये सब मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सिखा दिया है। ठीक है, 1/11 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जाएगा -5/11, 12/11। ठीक, x की वैल्यू क्या थी, स्मॉल x स्मॉल y। ठीक, ये जाएगा -5/11, 12/11। बस कंपेयर ही तो करना है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -5/11, y की वैल्यू क्या आएगी 12/11, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन भी इसी तरह लगेगा। सबसे पहले हमें ए बनाना होगा, ए बनाइए, क्या आएगा आपका 4 3 -3 और -5 बना लीजिएगा आप लोग। फिर कैपिटल एक्स बनाइए, यह आएगा आपका स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। फिर बी बनाइए, बी मतलब 3 और 7। ठीक, ए इनवर्स निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/-11। अभी ये नीचे आ रहा है ना माइनस, तो इसे ऊपर कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस मैंने ऊपर कर लिया। अब देखिएगा ट्रिक से निकालना हूं, हालांकि इस 4 और -5 को उल्टा करना है तो -5 और 4 है। इस -3 के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो +3, इस 3 के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो -3। ये आपका आ गया इनवर्स। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इक्वल टू ए इनवर्स मतलब -1/11, a मतलब -5 -3 3 4। ठीक, b मतलब 3 और 7। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/11। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई आप खुद से कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 6 और +19 ओके। करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, मैंने जल्दी से कर लिया है। अब ये -1/11 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6/11 -19/11। ओके, x की वैल्यू क्या थी, स्मॉल x स्मॉल y। ठीक, -6/11 -19/11। तो क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या आएगी -6/11, y की वैल्यू क्या आएगी -19/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस में कुछ डिफरेंस आया नहीं है। पहले मैंने ए निकाला, फिर एक्स निकाला, फिर बी निकाला, फॉर्मूला अप्लाई किया, ए इनवर्स निकाल के वैल्यू पुट किया, बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई और फिर वाई की वैल्यू आ गई। ओके, 10th क्वेश्चन भी सिमिलरली लग जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 3 2 2। ठीक है, आप लोग अपना स्टेप मैच करिएगा, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, स्टेप मैच करिएगा कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 और 5। ठीक है, ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे तो आएगा 1/4। ठीक है, शॉर्टकट से निकाल लीजिएगा आप लोग, 2 5 -2 और -3। स्टेप मैंने बता दिया आपको, शॉर्टकट। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक, x इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 1/4, 2 -2 -3 और 5, b का वैल्यू 3 और 5। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/4, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, आपका आंसर आएगा -4 16। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। जब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू -1 फिर 4 हो जाएगा, है ना, काट देगा ना 4, -4 को 1 टाइम और 4 16 को 4 टाइम्स। x की वैल्यू क्या है, स्मॉल x स्मॉल y, -1 और 4। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब 11th क्वेश्चन देखिए, ये पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 2x प्लस 1y प्लस 1z हो जाएगा इक्वल टू 1। अरे भाई यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे 1 नहीं था ना, तो मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पे x है यानी 1x माइनस 2y माइनस यहाँ पे 1z हो जाएगा इक्वल टू 3/2 को हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। फिर देखिए 3y 5z है, 0 लगाना पड़ेगा x के आगे क्योंकि x नहीं है। फिर 3y तो प्लस 3y फिर माइनस 5z इक्वल टू 9। ठीक, फिर से a निकालेंगे तो ये 2 1 0, फिर 1 -2 3, 1 -2 3, फिर 1 -1 और -5। ठीक, उसके बाद कैपिटल एक्स में क्या करते हैं, वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। फिर बी लिखते हैं, बी मतलब 1 1.5 और 9 यानी RHS वाले, यानी ये 1 1.5 और ये 9। ठीक है, अब देखिए इस ए का आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और इस बार आप कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 3x3 के लिए वो ट्रिक गलत है। तो ए इनवर्स जब आप लोग निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1/34, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ये आपका इनवर्स आएगा, निकाल लीजिएगा। मैं निकालूंगा तो 20-30 मिनट और लगेगा क्योंकि समझा के निकालना रहता है। ठीक है, तो मैं ये मान के चला हूँ कि आपको इनवर्स निकालना आ गया है अभी तक। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इक्वल टू क्या जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू रखिए 1/34, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ओके, बी की वैल्यू रखना है 1 1.5 और 9। ठीक है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लिकेशन खुद से कर सकते हैं। ये आ जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आएगा 34 मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर आएगा 17, फिर आएगा
-51 जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तब। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये जो 1/34 है, ये 1/34 इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा ना, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या, 34/34, 17/34 -51/34, और ये चीजें कैंसिल होके आएंगी आपकी, x इक्वल टू 1/2 -3/2। ठीक है, काट उठ के देख लीजिएगा, 17 के टेबल से कटेगा हर चीज। x की वैल्यू क्या थी, XYZ, फिर यहाँ पे 1/2 और -3/2। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है भाई, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1/2 है, z की वैल्यू -3/2 है। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। 12th क्वेश्चन में हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और इन तीनों के आगे 1। ठीक, ये बनाइए 1, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो 1 2 1, फिर -1, फिर 1, फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट लिखना है, फिर यहाँ पे 1 -3, फिर यहाँ पे 1 है। ठीक है, खाली कोफिशिएंट, वेरिएबल मत उतार दीजिएगा। इसके बाद x बनाएंगे, कैपिटल X, XYZ, फिर B बनाएंगे 402, अरे राइट हैंड साइड वाले ना, यानी ये 4, ये 0, ये 2। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे, क्योंकि इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ती है हमें। ए इनवर्स जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/10, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। ठीक, ये आपका इनवर्स आएगा। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 1/10, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। ठीक, फिर b की वैल्यू रखेंगे, क्या थी भाई b की वैल्यू, 402 ना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/10, अंदर आपका आएगा 20 -10 और 10। ठीक है, इसके बाद जब आप अंदर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1/10, तो सोचिए क्या आएगा, है ना, ये हो जाएगा कैपिटल X इक्वल टू, जब ये 1/10 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबको डिवाइड कर देगा, 1/10 है ना, इसलिए तो ये आएगा 2 -1 और 1। ओके, डिवाइड करेंगे बाद, x की वैल्यू रख दीजिए, XYZ 2 -1 और 1, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1। आप लोग अपने स्टेप मैच कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपके भरोसे है। ठीक है, नोट कर लीजिए। 13 क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस x के आगे 1, इस z के आगे 1, इस y के आगे 1। ओके, a की वैल्यू लिखेंगे, क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो जाएगा 2 1 3। फिर देखिए 3 है, -2 है, फिर -1 है, 3 -2 है, -1। फिर देखिए 3 है, फिर 1 है, फिर -2, 3 है, 1 है, -2। ठीक है, अब कैपिटल X बनाएंगे,
ये आएगा x, ये y, ये z, फिर b आएगा, b मतलब 5 - 4 और 3। ठीक, अब हम लोग ये इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आपका इनवर्स आएगा 1/40, 539, 5 - 13, 1, 5 11 7, 5 11 -7। ठीक है, ये आपका इनवर्स आएगा। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स b, फिर आएगा x इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 1/40, ठीक, 5 5 5, 3 - 13 11, 9 1 7। ठीक, फिर b लिखेंगे, b क्या आएगा 5 - 4 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x इक्वल टू 1/40, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 40 80 -4, करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, यही आएगा। अगर दूसरा कुछ आ रहा है तो समझिए आपका गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जब इस 1/40 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 1 2 -1, x की वैल्यू पुट करिए, x y z, ये जाएगा 1 2 -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि साफ सुथरा लगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 14th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x के आगे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर a बनाएंगे, a मतलब ये 1 3 2 1 3 2, फिर -1 4 -1 -1 4 -1 2 -5 3 2 -5 3, फिर x बनाएंगे, x y z, फिर b लगाएंगे 7 - 5 और 12। ठीक है, 7 - 5 और 12। ओके, मिटा देना इसे, इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स निकालिएगा आप लोग, आपका आंसर आएगा 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 1/4 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। फिर b वाला रखेंगे तो 7 -5 12। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा 1/4 8 आएगा, 4 आएगा, फिर 12 आएगा, जब आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, फिर इस 1/4 को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये x की वैल्यू आएगी 213। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी x y z, फिर 213, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 आएगी,
y की वैल्यू 1 आएगी, z की वैल्यू 3 आएगी। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब 15th क्वेश्चन है, इफ A is equal to this find A इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा। तो इनवर्स मैं आपको निकालना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। इनवर्स में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि A का इनवर्स आएगा 0 -2 -1 195 -2 -23 -13, ये आपका आएगा ए इनवर्स। ओके, अब देखिए इस ए इनवर्स का फायदा क्या है, क्यों बोला है क्वेश्चन में इनवर्स निकालने का। ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आपको टाइम बहुत लग जाएगा सॉल्व करने में, है ना। अगर आप जरा सोचिए, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है, उसके बाद इसको सॉल्व करें, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई तो रीजन होगा ना कि इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है। देखिएगा क्या रीजन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ए बनाते हैं ना। ए कैसे बनाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 5 -4 -2, ठीक है। ये आपका ए बन गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो ए बना है वो ये ऊपर वाला ही तो है, 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 5 -4 -2 5 -4 -2, ठीक है। इसका मतलब इसका इनवर्स निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका इनवर्स यही होगा, क्योंकि ये और ये सेम है, दोनों का इनवर्स सेम होगा। ठीक है, यही फायदा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कई लोग होंगे जो ध्यान नहीं देंगे इस छोटी सी बात का, और फिर इस वाले मैट्रिक्स का अलग से इनवर्स निकालेंगे और 30 मिनट लग जाएगा उनको इसी सवाल में, और उनका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। ठीक है, ये तो बस मैंने ए बनाया है, हम लोग कैपिटल एक्स भी बनाते हैं जो कि है एक्स वाई जेड, फिर बी भी बनाते हैं जो कि है 11 -5 और -3। ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 0 -2 -1 195 -2 -23 -13, ठीक है। अब b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 11 -5 और -3, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी 1 2 3, ठीक है, जो कि पक्का एक्स वाई जेड के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू जाएगी 1, y की वैल्यू जाएगी 2, z की वैल्यू जाएगी 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए क्या मिला, इस क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए क्या मिला कि जो इसका इनवर्स है वही इसका भी इनवर्स है, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, हो सकता है ये ना आए, इसका वैल्यू बदल जाए, लेकिन इसी टाइप का आएगा, ये मैं 99% श्योर हूँ। 5 नंबर में आएगा, देखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बच जाए। तो 16th क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat, 2 kg राइस इज 60 रुपीज। फिर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg wheat, 6 kg राइस 90 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg wheat, 3 kg राइस इज 70 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का आपको इस्तेमाल करके अनियन का कॉस्ट, व्हीट का कॉस्ट और राइस का कॉस्ट निकालना है। अब कुछ महान लोग कहेंगे कि कॉस्ट तो दिया ही हुआ है 60, 90 और 70, तो उनको मैं बताना चाहूंगा
ये कॉस्ट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है। जब कोई व्यक्ति 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल खरीदता है, तब टोटल जो देता है वो 60 रुपए देता है। क्या आपको पता है कि 1 केजी अनियन कितने रुपए का है? मतलब 1 किलो प्याज कितने का है? नहीं पता है। क्या आपको पता है 1 केजी गेहूं कितने का है? वीट कितने का है? नहीं पता है। क्या आपको पता है 1 केजी राइस कितने का है? नहीं पता है। तो जो चीजें नहीं पता है उसे हम लोग सपोज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट 1 केजी वीट इज इक्वल टू x रुपीज। 1 केजी उल्टा कर लीजिए, ये 1 केजी अनियन लिख लीजिएगा पहले, क्योंकि पहले अनियन है। 1 केजी अनियन, क्योंकि पहले अनियन था। 1 किलो प्याज मान लेते हैं कि x रुपीज का है। 1 केजी वीट मान लेते हैं y रुपीज का है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 1 किलो ऑनियन और 1 किलो वीट कितने रुपए का है, तो मैंने x और y मान लिया। सिमिलरली अगर 1 केजी राइस अगर z रुपीज का है, तो अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा इक्वेशन बनाएंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है 4 केजी अनियन, 3 केजी वीट, 2 केजी राइस, टोटल 60 रुपए का पड़ा, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। 4 किलो प्याज, तो 1 किलो प्याज तो x रुपीज का है, तो 4x के होंगे, प्लस 3 केजी वीट खरीदा, तो 1 केजी वीट y रुपीज का है, तो 3 केजी 3y के होंगे, प्लस 2 किलो चावल खरीदा उसने, 1 किलो चावल जेड का है, तो 2 किलो 2Z के होंगे। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट दिया है कि 60 रुपए लगेंगे। उसी तरह दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। फिर कह रहा है 2 केजी अनियन, तो 2x, प्लस 4 केजी वीट यानी 4y, प्लस 6 केजी राइस यानी 6Z इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कितना है 90, इक्वल टू 90, ठीक। अब देखिएगा, फिर कह रहा है 6 केजी यानी 6x, फिर कह रहा है 2 केजी वीट यानी 2y, फिर कह रहा है 3 केजी राइस यानी 3Z इक्वल टू 70 रुपए। ये बन गया 3 इक्वेशन। मैं इन सब चीजों को मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले ए बनाएंगे। ए मतलब 4 2 6, तो मैं लिख रहा हूं 4 2 6, फिर 3 4 2 3 4 2, फिर 2 6 8, सॉरी 2 6 3 2 6 3, ठीक है। अब हम लोग x बनाएंगे। x मतलब x y z। अब हम लोग b बनाएंगे। b मतलब 60 90 और 70, है ना, इन्हीं को कहते हैं ना b। तो ये a आ गया है, तो हम लोग a इनवर्स भी निकाल लेंगे। a इनवर्स कितना आएगा? 1/10, 0 -1 2 6 0 -4 -4 2 2, ओके। ये आपका इनवर्स आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है x जो है वो a इनवर्स b के बराबर होगा। तो यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो x बराबर a इनवर्स मतलब 1/10 0 6 -4 -1 0 2 2 -4 2, ठीक है। अब b की बारी, 60 90 70, ओके। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आएगा x इक्वल टू 1/10, ठीक है। अंदर आया आपका 50 80
80। तो जब 1/10 से आप डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका 588। तो ये जो x है उसकी वैल्यू थी XYZ इक्वल टू 588। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 8। ठीक है, 588 ये हमारा आंसर हो जाएगा।